बिहार भूमि सुधार सीलिंग एक्ट बोनस पार्ट प्रैक्टिकल कोर्ट रूम टिप्स। हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में क्या है उसे भी जान लें। मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया सीलिंग एक्ट पर, आप उसे देख सकते हैं, प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ। स्वागत है आपको हमारे चैनल में लॉ एंड लॉस में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। हमारी बिहार लैंड सीलिंग एक्ट की 4 भागों वाली सीरीज़ को आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सोचा था कि सीरीज वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन आप में से कई युवा वकीलों, लॉ स्टूडेंट, आम लोगों ने ढेरों सवाल किए कि सर कानून को तो समझ गए, लेकिन जब केस वास्तव में कोर्ट में चलता है तो प्रैक्टिकल परेशानियाँ क्या आती है इसे भी बता दें। तो आप यदि आम नागरिक हैं, यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं और नए नए एडवोकेसी ज्वाइन किए हैं, तो भी यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो जाएगा कि आखिर प्रैक्टिकली कहाँ पर प्रॉब्लम आती है। किताबों में लिखा कानून और कोर्ट रूम की सच्चाई, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए आज मैं आपके लिए एक यह जो खास बोनस एपिसोड जो लेकर आया हूँ, आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स और कोर्ट रूम ट्रिक्स की जो हर वकील, मुवक्किल और ख़ास करके AIBE की तैयारी करे छात्रों को ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे तैयार हैं और वीडियो को स्किप किए बिना पूरा का पूरा वीडियो देखिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन पर टेक्स्ट रहे ताकि टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट ले सके यदि आपके पास पेन पेंसिल से रेडी नहीं हुए हैं तो, और कहीं ऐसे जगह जहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लें और फिर नोट्स बनाएं और उसे कभी भी जब ज़रूरत पड़े तो आप उसे देख सकें। सबसे पहले है कि CO की रिपोर्ट और ज़मीन की श्रेणी का विवाद, क्योंकि CO साहब जो रिपोर्ट भेजते हैं और ज़मीन की श्रेणी में भी विवाद आ जाती है। कि जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट 3 में कि क्लास 1 से क्लास 5 तक की ज़मीन होती है सीलिंग एक्ट में। दोस्तों, जब भी सीलिंग की बात करें, केस शुरू होती है तो सबसे पहले रिपोर्ट अंचल कार्यालय यानी CO ऑफिस से आती है और यहीं पर सबसे बड़ा खेल होता है। मान लीजिए आपकी ज़मीन क्लास 4 की है जहाँ सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन अक्सर कागज़ों पर कर्मचारी और CO साहब उसे क्लास 1 की उपजाऊ ज़मीन दिखा देते हैं। तो क्लास 1 से क्लास 5 तक है कि अलग अलग है। किसी में एक अनाज उपजता है बहुत अच्छे से, किसी में 2 उपज होती है, किसी में होती ही नहीं कभी, और कहीं पर पहाड़ी एरिया है और कहीं पर बारिश के पानी पर निर्भर है। तो वहाँ पर क्या हुआ, तो CO ऑफिस हो गया कि जो क्लास 1 की है और क्लास दूसरे में दिखा दिया जाता है, अब 4 की है 1 में दिखा दिया कि यहाँ पर ज़्यादा उपजाऊ होती है, ताकि आपकी सीलिंग लिमिट कम हो जाए। क्योंकि सीलिंग भी अलग अलग है, क्योंकि ज़मीन की श्रेणी के अकॉर्डिंग ही एक व्यक्ति के पास सीलिंग लिमिट है कि कितना वो एकड़ वो ज़मीन रख पाएगा। आप पार्ट 3 में देखिए पूरे ज़्यादा ज़मीन सरप्लस में चली गई। यहाँ एक वकील के तौर पर आपके ड्राफ्टिंग और साक्ष्य काम आते हैं। आप सिर्फ मुंह से बोलकर कोर्ट को नहीं मना सकते। आपको सिंचाई विभाग से RTI के तहत जानकारी निकालनी होगी या फिर लोकल जल संसाधन विभाग का सर्टिफिकेट कोर्ट में लगाना होगा कि उस इलाके में कोई सरकारी नहर या ट्यूबवेल चालू हालत में नहीं है। चाहे मधुबनी जिले के झंझारपुर या फुलपरास के कोर्ट हो या फिर बिहार का कोई भी अनुमंडल कोर्ट हो, जब आप पुख्ता सरकारी साक्ष्यों का साथ बहस करते हैं तो राजस्व अधिकारी को अपनी रिपोर्ट बदलनी ही पड़ती है। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको साक्ष्य जो है, जो प्रूफ है, एविडेंस है, वो आपको जमा करना पड़ेगा कि आपका जो सीलिंग वाली जो ज़मीन है वह ज़मीन का को किस कैटेगरी में रखा गया, सही कैटेगरी में रखा गया या नहीं रखा गया। क्योंकि ऐसा तो नहीं सरप्लस में सरकार अपनी ज़मीन लेने के लिए आपकी कैटेगरी बदल दी है। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो है वह है खतियान और वंशावली का महत्व। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है सही वंशावली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सही वंशावली नहीं देते हैं, कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, या तो जानबूझकर छोड़ते हैं या तो छूट जाते हैं जल्दीबाजी में। जैसा कि हमने पार्ट 1 में बात की थी कि वयस्क पुत्र मेजर सन को सीलिंग एक्ट में एक अलग यूनिट दिया जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर डेट जिस डेट में शुरू होती है उसमें देखा जाता है कि 18 साल से कम एज है तो वो मैरिड में चला गया और वो फैमिली यूनिट का पार्ट हो जाता है कि जिसके नाम से ज़मीन है वो स्पाउस यानी वाइफ और हस्बैंड और उनका नाबालिग बेटा। अब कोर्ट में ये साबित कैसे हुआ कि कट ऑफ डेट का पर जो है बेटा जो है वो मेजर था, यानी उसका सेपरेट यूनिट बनेगा।
तो मेजर बताना यह बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेजर आप गलत तरीक़ा से नहीं बता सकते हैं। वो डेट को, कट ऑफ डेट को जो है आपको बताना पड़ेगा कि इसका उम्र जो है 18 साल क्रॉस कर गया था। इसके लिए सिर्फ मुँह ज़बानी बातें नहीं चलती। आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र या उसी दौर की वोटर लिस्ट जैसी चीज़ें कोर्ट में एग्जिबिट करवानी होगी। यदि आप एग्जिबिट सही से एविडेंस करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट है वह देंगे, तो बिल्कुल कोर्ट को मानना पड़ेगा। इसके अलावा आप खतियान और जमाबंदी रसीद बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए। अगर बंटवारा पहले ही हो चुका है तो उसका रजिस्टर्ड डीड कोर्ट में ज़रूर पेश करें। यह आपके केस को बहुत मजबूत बनाता है। एआईबी और लॉ स्टूडेंट के लिए एक खास टिप्स है जो मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ। अब बात करते हैं मेरे उन युवा साथियों की जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, एआईबी की क्लियर करने की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी लोकल लैंड लॉस से सवाल आते हैं तो एग्जामिनर आपसे सीधे सीधे यह नहीं पूछेगा कि लिमिट कितनी होती है, वो आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड सवाल देगा। यदि सीलिंग एक्ट से क्वेश्चन आता है तो, जैसे कि अगर हिंदू पर्सनल लॉ या सीलिंग एक्ट के बीच टकराव है तो कौन सा कानून लागू होगा। मैंने बताया था, आपको याद होगा कि फर्स्ट वीडियो में ही, कि इसके सामने किसी का नहीं चलता है। आप देख लीजिए वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको सीरीज में बताया था, जवाब है सीलिंग एक्ट की धारा 3 ओवर राइडिंग इफेक्ट। इस एक्ट का प्लस हमेशा भारी रहता है। इन छोटी छोटी कानूनी बारीकियों को पकड़ना सीखिए। आप न सिर्फ एग्ज़ाम पास करेंगे बल्कि एक बेहतरीन वकील भी बनेंगे। तो दोस्तों, यह था हमारा एक छोटा सा लेकिन बहुत ही काम का बोनस वीडियो। ज़मीन के मुकदमे बहुत धैर्य मांगते हैं, इसलिए सही ड्राफ्टिंग और सही कानूनी समझ होना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी सीरीज़ आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। अगर आप किसी खास विषय पर कानूनी ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं या किसी एक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं कि वो कौन सा टॉपिक है, या तो ड्राफ्टिंग के बारे में। मैं पूरी कोशिश करूँगा जैसे ही आपका मैसेज पढूं, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाए, बिल्कुल मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं उन विषयों पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा जो आप चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने साथी वकीलों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे कंटेंट को एक जगह इकट्ठा कर करके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ। और मैं टेक्स्ट इसीलिए स्क्रीन पर देता हूँ ताकि आप उसे समझ भी सकें, पढ़ भी सकें, देख भी सकें और स्क्रीनशॉट ले सकें। मैं हूँ आपका दोस्त और वकील जयशंकर प्रसाद नर्रा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कानूनी विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।